नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार दरोगा मेंस 2022 का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। ये नया सेट है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन है। 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आप लोग से हम एक बात पूछना चाहते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ के आंसर बता दें? अगर आप लोग इसमें खुश हैं तो इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। या तो आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा वीडियो 10 मिनट 15 मिनट बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो आप लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जो मेनली अपना चैनल का उद्देश्य होता है कि सिर्फ आंसर तो भाई बता देंगे सही तो 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पूरा आपका 100 क्वेश्चन। लेकिन उसमें ना तो हमें मज़ा आएगा ना आपको देखने में मज़ा आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को मज़ा आएगा कि सिर्फ आंसर ही जान लेते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि जो बिहार दरोगा मेंस का ये सेट है, इस सेट से काट के कोई भी वीडियो बनाया नहीं जाएगा क्योंकि टाइम की भारी कमी है उस कारण से, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी मटेरियल तैयार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दयाराम सहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। हड़प्पा किस देश में स्थित है तो पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है तो रावी नदी किनारे स्थित है। कब उत्खनन करवाया था तो 1921 में उत्खनन करवाया था। और हड़प्पा से क्या मिलता है तो ध्यान रखिएगा, गेहूँ, फसल में गेहूँ और जौ का साच मिलता है। कहाँ से? हड़प्पा से। लोथल आपके भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। चंदहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये दोनों आपकी पाकिस्तान में स्थित है। अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है तो जैन धर्म से अनेकांतवाद का संबंध है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव हैं जैन धर्म के संस्थापक। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है तो महावीर हैं। कौन है? महावीर हैं। और जो अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद को कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा सियादवाद। क्या लिखा मिलेगा? सियादवाद लिखा मिलेगा। या तो फिर सप्तभंगी भी मिल सकता है। सप्तभंगी तो तीनों एक ही शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो जैन धर्म है, जैन धर्म के कुछ समर्थक शासक भी हैं जिनका नाम नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। तो पहला है उदयन जो पाटलिपुत्र का संस्थापक हैं और पाटलिपुत्र को अपनी पहली बार राजधानी बनाते हैं। दूसरा है बिंबिसार। सारे नाम को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिंबिसार। तीसरा आपका है अजात शत्रु। चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। पांचवा आपके हैं बिंदुसार। एक था बिंबिसार, अब एक है बिंदुसार। और छठा है खारवेल। कौन है? खारवेल। जो खारवेल हैं उड़ीसा के शासक हैं। सारे नाम को आपको ध्यान से देखना है। अगर देखिए आप लोग सिर्फ आंसर जान के खुश रहते हैं तो हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो फिर हम आंसर ही बता देंगे सिर्फ। नेक्स्ट है चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो जो चोल शासन प्रणाली है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो चोल शासन है, ये जो चोल साम्राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ पर था तो इसकी राजधानी आपके तंजौर में था। और जो चोल वंश है इसके सबसे प्रतापी शासक कौन है तो राजेंद्र प्रथम जो है इसके सबसे प्रतापी शासक थे। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था तो महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच में हुआ था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुगल सेना है, मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? तो यहाँ पर नाम नोट कीजिएगा, मान सिंह। कौन किया था? मान सिंह और आसफ खान। कौन? मान सिंह और आसफ खान के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है।
महाराणा प्रताप एवं जो आपके हल्दी घाटी का युद्ध है महाराणा प्रताप एवं मुगल सेना के बीच में हुआ था। तो जो मुगल सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसी एवं आसफ खां उसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की? तो भारत में जो चिश्ती सिलसिला की स्थापना जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मुगलकालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रा नामक जड़ाऊ काम किया गया है? तो इत्मा उदौला का मकबरा में किया गया है। इत्मा उदौला के मकबरा में किया गया है। जो इत्मा उदौला का मकबरा है किसके द्वारा बनवाया गया है? तो नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा? नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। और कब बनवाया गया है? तो 1626 में बनवाया गया था। 1626 में बनवाया गया था। और कहाँ पर बनवाया गया था? तो आगरा में बनवाया गया था। जो जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है तबकात ए नासरी पुस्तक किसने लिखी है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद तारीख उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलबर्नी के द्वारा लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया? ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है दास प्रथा का अंत किया गया है? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया है। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया है। और किस एक्ट के माध्यम से किया गया है? तो 1843 के एक्ट के माध्यम से किया गया है। और जो आपके लॉर्ड हार्डिंग हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि नरबली प्रथा को समाप्त किसने किया? नरबली प्रथा को जो है लॉर्ड हार्डिंग ने समाप्त किया। उसके नीचे है चार्ल्स मेटकॉफ। जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला जाता है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 की क्रांति होती है तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और ध्यान रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत का प्रथम वायसराय भी आपकी लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ था। फिर से बोलते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के समय ही विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1856 में। किसके प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पारित हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जो है सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। जो सती प्रथा है उसे अवैध घोषित कर दिया था। कब? तो 1829 में अवैध घोषित कर दिया गया था सती प्रथा को। जो लॉर्ड डलहौजी हैं इनके द्वारा प्रथम ट्रेन चलती है, इनके समय में प्रथम ट्रेन चलती है 1853 में बम्बई से थाने के बीच में। जो लॉर्ड डफरिन है इनके समय में 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की जाती है। मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ? तो जो मोपला विद्रोह है भारत के केरल राज्य में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त, ये क्या हो गया? अस्थाई बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो जो अस्थाई बंदोबस्त की नीति है सर्वप्रथम बंगाल में लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त को। फिर से बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या था कि 90%, जैसे कि 100% आपका अनाज है तो 90% जो अनाज है ज़मींदारों के द्वारा अंग्रेज़ को दिया जाएगा। और 10% जो अनाज है ज़मींदार खुद रखेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी शुरुआत कब होती है? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है।
और जो बंगाल का विभाजन जो है कब प्रभावी होता है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। जो बंगाल का विभाजन है ये कब प्रभावी होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है। और इसी दिन पूरे बंगाल में जो है शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल जो आपके बंगाल है इसकी विभाजन की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। आप इसका एक सीक्वेंस समझिए कि सबसे पहले कर्जन क्या करता है, बंगाल विभाजन की घोषणा करता है 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। उसके बाद ये पहला है। दूसरा काम क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया जाता है। और जो बंगाल विभाजन लागू कब हो जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया है। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और कब किया गया था, तो 1904 में किया गया था। 1904 में किया गया था। जो भूपेंद्र नाथ दत्त और बालेंद्र कुमार घोष, इनके द्वारा जो है युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला गया था। इनके द्वारा जो है युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला गया था। किसके द्वारा, भूपेंद्र नाथ दत्त और बालेंद्र कुमार घोष के द्वारा जो है युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला गया था। 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो एनी बेसेंट ने। और ध्यान रखना है कि 1916 का कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये कहाँ पर होता है, तो लखनऊ में होता है। कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। जो कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जाता है। और गांधी से जो है राजकुमार शुक्ल, जो आपके चंपारण है बिहार, वहाँ के नेता थे राजकुमार शुक्ल, कहाँ पर मिलते हैं, तो लखनऊ में ही मिलते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। और इसमें ध्यान रखना है जो नरम दल और गरम दल है, नरम दल और गरम दल को एक मंच में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन एनी बेसेंट है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब संपन्न हुआ था, तो कब संपन्न हुआ था, 1932 में संपन्न हुआ था। कब संपन्न हुआ था, 1932 में संपन्न हुआ था। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तनामी मरुस्थल निम्नांकित में से किस देश में स्थित है, जो तनामी मरुस्थल है किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है तनामी मरुस्थल। और ऑस्ट्रेलिया देश में और कौन कौन सा मरुस्थल है, तो ग्रेट सैंडी। कौन है, ग्रेट सैंडी कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उसके बाद है सिम्पसन ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और उसके बाद है गिब्सन, ठीक है, मेरा अच्छा थोड़ा ख़राब बैठता है, गिब्सन। उसके बाद है अस्टुअर्ट, ये कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह सारे आपके मरुस्थल है। नामीबिया में एक नाम्बिब मरुस्थल है, ये आपके नामीबिया में स्थित है। उसके बाद है जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया में कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो अल्जीरिया में आपके सहारा मरुस्थल स्थित है। सहारा मरुस्थल आप लोग गूगल कीजिएगा कि जो सहारा मरुस्थल है इसका विस्तार कितने देशों में है। आप सभी लोग गूगल करके कमेंट कीजिएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन है, तो जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है, तो राकस ताल से सिंधु नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, राकस ताल से सिंधु नदी निकलती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो सिंधु, सतलज और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन तीनों नदियों का जो निर्माण है
हिमालय के बनने से पहले हुआ है। फिर से बोलते हैं, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण जो है हिमालय के बनने से पहले हुआ है। जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले से ही बह रही है। इतना ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। जो नीलगिरी पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा है। कौन है? डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। जो डोडा बेटा है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2636 मीटर है। और जो आपकी डोडा बेटा है दक्षिणी भारत की सेकेंड सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुडी है। कौन है? अनायमुडी है। जो अनायमुडी है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो अनायमुडी है इसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाता है। और सेकेंड कौन है? डोडा बेटा है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अमरकंटक और धूपगढ़ी ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। जो नीलगिरी की पहाड़ी है ये कहाँ पर मिलती है आपस में? तो ये 3 राज्यों में आपस में, 3 राज्यों के जो सीमा है वहाँ पर आपस में मिलती है। एक साइड आपकी केरल है और कर्नाटक और तमिलनाडु, इन तीनों के सीमा पर मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी है। बोला जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी की पहाड़ी ही है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो वर्षा है पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि लौटती मानसून से जो है, लौटती मानसून से भारत के किस तट पर वर्षा होता है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल जो तट है वहाँ पर वर्षा होता है लौटती मानसून से। लौटती मानसून किसे बोला जाता है? तो जो आपके उत्तर पूर्वी है, इसे यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये आपके ईस्ट है। तो उत्तर पूर्वी मानसून को जो है लौटती मानसून बोला जाता है। जब मानसून भारत में प्रवेश करता हो तो कौन सी दिशा से प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। और जो निकास होता है उत्तर पूर्वी मानसून से, भारत से जो मानसून है भारत से बाहर निकल जाता है। और कहाँ पर वर्षा कराता है ठंडा के दिनों में? तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में ठंडी के दिनों में जो लौटता हुआ मानसून आपकी बारिश कराता है। और उत्तर भारत में जो बारिश कराता है वो पश्चिमी विक्षोभ कराता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो चाय की मिट्टी के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ कितना परसेंट जो जनता है ये गांव में रहती है? तो 90% जो जनता है गांव में रहती है। कितना? 90% जनता जो है गांव में रहती है। बिहार में कितने परसेंट जनता गांव में रहती है? ये कितनी आबादी रहती है? तो 88.7% जो लोग हैं आपकी गांव में रहते हैं। उसके बाद है असम। असम में कितने परसेंट लोग गांव में रहते हैं? तो 85.9% लोग आपके गांव में रहते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और ध्यान रखना है कि जो केबुल लामजाओ है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पर एक हिरन मिलती है जिसे बोला जाता है डांसिंग डियर। क्या बोला जाता है? डांसिंग डियर। जो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस झील में है? नोट कीजिएगा, लोकटक झील में। कौन सा झील में? लोकटक झील में है। जो केबुल लामजाओ है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ये लोकटक झील में ये जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है तैर रहा है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। एक अभयारण्य है नोंग, यहाँ पर लिख देते हैं नोंग खाईलेम। नोंग खाईलेम अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। मेघालय में और भी उद्यान है जैसे कि बालपक्रम। बालपक्रम ये कहाँ पर है? ये भी आपकी मेघालय में स्थित है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पर है? तो मेघालय में स्थित है। एक पूछा जाता है मुरलैन, आपसे पूछा जाता है कि जो मुरलैन
राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। फिर से बोलते हैं, मिजोरम में स्थित है, एक मिनट, मिजोरम में स्थित है मुरलेन, नोट कीजिएगा, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। उसके बाद है कि उड़ीसा में एक परियोजना है, इसे क्या बोला जाता है? जो महानदी पर है, महानदी पर है, उसे बोला जाता है हीराकुंड बांध। क्या बोला जाता है? हीराकुंड बांध। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में एक परियोजना है जिसका नाम है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है रिहंद परियोजना। और जो रामगंगा है, रामगंगा परियोजना, ये भी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? तो धान की जो डलिया है छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। धान की डलिया जो है छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एशिया की अंडों की टोकरी किसे बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। फलों उद्यानों का स्वर्ग किस राज्य को बोला जाता है? फलों उद्यानों का स्वर्ग किस राज्य को बोला जाता है? तो सिक्किम राज्य को बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जो है मिट्टी में, कौन सा जीवाणु जो है मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो क्लोरोबियम जो जीवाणु है इसके द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर इसके द्वारा भी जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है। और एक है क्लोस्ट्रीडियम, इसके द्वारा भी जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दिहांग दिबांग बायोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध ओजोन परत से। किससे इसका संबंध है? ओजोन परत के संरक्षण से इसका संबंध है। साथ ही आपको ध्यान रखना है क्योटो प्रोटोकॉल, इसका संबंध किससे है? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब आता है? तो 1997 में आता है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कब आता है? तो 1987 में आता है। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका उद्देश्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन को कम करना। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना। जबकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका उद्देश्य है कि ओजोन परत का संरक्षण करना, इसका उद्देश्य है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए की अधिकता पाई जाती है। और बीटा कैरोटीन की अधिकता के कारण जो है जो आपके जो गोल्डन राइस है, फिर से बोलते हैं, जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। और जो गोल्डन राइस है इसका रंग पीला होता है। इसका रंग जो कैसा होता है? इसका रंग पीला होता है। तो इसका जो रंग पीला होता है किस कारण से होता है? तो नोट कीजिएगा, बीटा कैरोटीन के कारण होता है। बीटा कैरोटीन के कारण होता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 2005 में आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार जो है डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? इसमें से कौन सा जो क्षार है डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो ये तीनों तो आपके उपस्थित होता है। जबकि यूरेसिल जो है डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो ये कहाँ पर उपस्थित होता है? ध्यान रखिएगा,
RNA में उपस्थित होता है, RNA में उपस्थित होता है। कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है? जो कवक होता है उसमें भोजन किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में आपके संचित होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। और जो कवक होता है इसकी जो आपके कवक है इसकी भित्ति किससे बनी होती है? तो इसकी भित्ति जो है काइटिन से बनी होती है। जो कवक होता है इसकी भित्ति जो है काइटिन से बनी होती है। और कवक के द्वारा ही मानव में दमा, खाज, दाद, एथलीट फुट जैसी बीमारी आपके कवक के द्वारा ही होती है। रेबडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। तो जो रेबडो वायरस है इससे रेबीज होता है। क्या होता है? जो रेबडो वायरस है इससे क्या होता है? रेबीज होता है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है? किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जो है लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को। और उस हार्मोन का नाम क्या है? तो उसका नाम नोट कीजिएगा, एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन बोला जाता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम उपस्थित होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है हरे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में आपकी संपन्न होती है। PLX क्या है? PLX क्या है? तो एक विस्फोटक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पिक्टाइन। क्या होता है? पिक्टाइन लिक्विड, पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव। ठीक है, फिर से बोलते हैं, पिक्टाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव इसका फुल फॉर्म होता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। मनुष्य में लार का pH मान होता है, जो मनुष्य है उसका लार का pH मान कितना होता है? तो 6.5 से 7.5 तक होता है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जो 7 होता है उदासीन होता है, 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है, 7 से अधिक जो है क्षारीय होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रक्त होता है, रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.3 से 7.5 होता है रक्त का pH मान। मानव जो मूत्र है उसका pH मान कितना होता है? इसे हटा देते हैं। मानव जो मूत्र है इसका pH मान जो है 5.5 से जो है 7.5 तक होता है मानव मूत्र का pH मान। उसके बाद जो बियर होता है, बियर जिसमें अल्कोहल की मात्रा 2 से 3% होता है, तो बियर का pH मान कितना होता है? तो 4 से 5% आपकी बियर का pH मान होता है। CNG गैस में मीथेन की मात्रा लगभग होती है, तो कितना होता है? तो 80 से 90% होता है CNG गैस में मीथेन की मात्रा। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के। किसके? परमाणु संख्या के। उसके बाद है रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु है? तो जो रोल्ड गोल्ड है किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और एल्युमिनियम की। किसकी है? तांबा और एल्युमिनियम की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है पीतल जो है किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा प्लस जस्ता का। तांबा प्लस जस्ता का कौन है? पीतल। आपसे पूछा जाता है कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा तो है ही, प्लस टीन का। ठीक है, तांबा प्लस टीन का। नेक्स्ट है कि हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो है सामाजिक कार्यकर्ता से था। सामाजिक एक कार्यकर्ता थी और इनका संबंध उड़ीसा राज्य से था। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होगा? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल
निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो जो लोलक का आवर्तकाल है ताप पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय मान पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके लोलक होता है, लोलक का जो आपके आवर्तकाल होता है गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है जबकि ठंडी के दिनों में कम हो जाता है, क्योंकि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरण निकलती है? तो टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल से जो है इंफ्रारेड किरण निकलती है, इंफ्रारेड किरण निकलती है। ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो उसके तारत्व पर निर्भर करता है, उसके तारत्व पर निर्भर करता है। तो जो महिलाएं होती हैं उनका तारत्व कम होता है, मतलब कि उनका आवाज़ पतला होता है, तो उनके आवाज़ जो महिला की आवाज़ होता है ज़्यादा दूर तक आपके ट्रेवल करता है पुरुष के मुकाबले में। तो आप देखिएगा कि जो रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पर भी आप देखिएगा अनाउंसमेंट की बारी आता है तो महिलाएं के आवाज़ में अनाउंसमेंट किया जाता है, क्योंकि उनकी आवाज़ तीक्ष्ण होती है और ज़्यादा लोग उनकी आवाज़ को जल्दी सुन सकते हैं। बच्चों के आंत में विकसित होने वाले पिनवर्म, थ्रेडवर्म किस संघ का जीव है? तो किस संघ के जीव है? तो इसके लिमिन्थिज संघ के जीव हैं, इसके लिमिन्थिज संघ के जीव हैं। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है जोहानसन के द्वारा किया गया, और कब किया गया था? 1909 में किया गया था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आनुवांशिकता का पिता किसे बोला जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है आनुवांशिकता का पिता। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? तो गैबूसिया मछली का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो प्रकंद कहलाता है। हल्दी के खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। आलू के कौन सा भाग को खाया जाता है? तो आलू के कंद भाग को खाया जाता है। प्याज के कौन से भाग को खाया जाता है? तो सल्क जो कंद है, सल्क कंद है उसे खाया जाता है प्याज का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है? तो विटामिन B12 की कमी से जो है एनीमिया नामक बीमारी होता है, ठीक है। और जो विटामिन ए है इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 से त्वचा फटने लगता है। विटामिन डी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में सरदार स्वर्णसिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधी जो प्रावधान है ये जापान से लिया गया है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत करना है। और अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधी जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य आपके शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य आपके शामिल नहीं होते हैं। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है?
तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है पुस्तक द मोदी गम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संजू वर्मा। कौन है? संजू वर्मा इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक में जो है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं अपने पद पर, जब तक राष्ट्रपति का इन्हें प्रसाद मिलता है जब तक अपने पद पर बने रहते हैं। जो महान्यायवादी हैं ये किस आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 76 में इनका जिक्र किया गया है। और महान्यायवादी के बारे में एक चीज़ और जानिएगा कि आपकी जो संसद है, संसद में या तो लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में आए जो आपके महान्यायवादी हैं ये बोल सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन आपके असत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपकी गलत है। उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है, तो ये ठीक है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र 35 वर्ष चाहिए, ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, ये ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, तो ये भी ठीक है। तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कोई उम्र सीमा है भी नहीं, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ये कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? 65 वर्ष में। और जो हाई कोर्ट के जज हैं या 62 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं, इसे नोट कीजिएगा, ये पूछा हुआ सवाल। नेक्स्ट है विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 मेंबर को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/3 मेंबर को जो है स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद फिर से 1/3 मेंबर होते हैं उन्हें सदस्य जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं इनके द्वारा चुना जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1/12 जो मेंबर हैं इनका चुनाव स्नातकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है? तो वरीयता क्रम में सबसे पहले राज्यपाल आते हैं। राज्यपाल के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं और उसके बाद मुख्य न्यायाधीश के बाद मुख्यमंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं। 4 हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग चेक भी कीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग चेक भी कीजिएगा, ये वरीयता क्रम वाला है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर जो है समवर्ती सूची के में शामिल कर लिया गया? मतलब जो पहले जो शिक्षा का अधिकार था यह राज्य सूची का विषय था, उसे अब जो है समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वन शिक्षा तो देख ही लिए, शिक्षा लिख ही देते हैं, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण ये तीनों जो है समवर्ती सूची का विषय है। ये तीनों आपके समवर्ती सूची का विषय है। इसे समवर्ती सूची में कब लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है इसे अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा बनाया गया है। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? तो भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले राजस्थान में होता है, उसके बाद आपके आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का है? तो नीला रंग का चक्र है, ये आपके भारत का झंडा है। सबसे ऊपर में कौन सा कलर है? तो केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे में आपके हरा है। जो चक्र होता है जो सफ़ेद होता है उसके ऊपर में आपके चक्र होता है और इस चक्र में कितना तिल्ली होता है? तो 24 तिल्ली होता है और इसका लंबाई 3 होता है और चौड़ाई कितना होता है? चौड़ाई आपकी 2 होता है। किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोकलेखा समिति को।
तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो लोक लेखा समिति है इसमें कितना मेंबर होते हैं, तो टोटल आपके 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से। निम्नलिखित में से कौन जो है देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? युद्ध है, बाह्याक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह भी है, जबकि सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। किस पर है? हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित है। जबकि सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आपके आधारित है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो आय विवरण विषमता का मापन किया जाता है। गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो आय विवरण विषमता का मापन किया जाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? तो कब आरंभ किया गया था? 2005 में आरंभ किया गया था। वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो जो वंदना कटारिया हैं इनका संबंध हॉकी खेल से है। यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो की दर बढ़ा दे तो इससे बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि मान लीजिए पहले आरबीआई 5 रुपया आपके कैश रिजर्व रेशियो में रखता था, अब बोला कि नहीं अब 5 रुपया नहीं रखेंगे, अब 10 रुपया रखेंगे कैश रिजर्व रेशियो में, तो बैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो बैंक अगर पैसा ज़्यादा आरबीआई ही रख लेगा तो बैंक जो बैंक है वो कोई बड़ा काम कर नहीं पाएगा, मतलब कि अपना जो शाख है मतलब कि शाखा जैसे कि ब्रांच उसका विस्तार नहीं कर पाएगा, तो शाख सृजन क्षमता घटेगी, या तो फिर जो लोन देना होता है ना ये लोन बहुत कम लोगों को दे पाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1992 में किया गया है। और आपको ध्यान रखना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था। हर्षद मेहता वाला आपको याद होगा। हाल ही में किस राज्य में जो है कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो किस राज्य में हाल ही में जो है कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? तो त्रिपुरा में मनाया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बोलते बोलते क्या होता है ना आवाज़ एक तरीके से बैठ जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। जबकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपके मध्य प्रदेश है। सेकेंड में कौन है? तो सेकेंड में महाराष्ट्र है। तीसरा में कौन है? तो तीसरा में उड़ीसा है। नोट कीजिए, तीसरा में उड़ीसा है, ये आपको नोट करना है। अगर आपको पूछा जाएगा कि अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन है, मतलब कि जैसे कि कोई एक राज्य है और 100 लोग रहते हैं और इसमें से ज़्यादा कौन सी आबादी जो है अनुसूचित जाति की है, किस राज्य में है? तो ध्यान रखना है मिजोरम में। प्रतिशत के मुकाबले में जो है मिजोरम में सबसे अधिक आपके अनुसूचित जनजाति रहती है। कितने परसेंट आपके मिजोरम में अनुसूचित जनजाति है? तो 94.4% है। उसके बाद है नागालैंड। नागालैंड में कितना परसेंट आपके जनजाति हैं? तो 86.5%, जबकि जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश सबसे आगे है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को जो है
अभियंता दिवस मनाया जाता है? रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो रेड क्रॉस है इसकी स्थापना हेनरी डियूनेट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1863 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? जेनेवा में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर भी आपके जेनेवा में ही स्थित है। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है टोक्यो है। कौन है? टोक्यो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। भारत में सबसे अधिक आबादी किस शहर की है? तो नवी मुंबई की है। और न्यूयॉर्क के बारे में याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में ही स्थित है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। ये कब बनती है? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं। कौन है? सरोजनी नायडू। ये कब बनती हैं? 1925 में बनती हैं और कानपुर अधिवेशन में बनती हैं। कानपुर अधिवेशन में बनती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू हैं। कौन है? सरोजनी नायडू हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। जो विजया लक्ष्मी पंडित हैं इनके बारे में याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन है? तो विजया लक्ष्मी पंडित हैं। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया जाता है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। जो डूरंड लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। उसके बाद एक रेखा है मेनरहीन। ये रेखा किसके बीच में है? तो रूस और फिनलैंड के बीच में है। रूस और फिनलैंड के बीच में है। उसके बाद आपका मैथ का सवाल आ जाता है, इसे आप सभी लोग सोल्व कर लीजिएगा और इसका जो सोल्व है हम टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम सबका उत्तर बता देते हैं, आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं। तो 81 का ए होगा। उसके बाद है 82 का रीजनिंग है तो सी होगा। 83 ये भी रीजनिंग है, बी होगा। 84 ये भी रीजनिंग है, बी होगा। 85 डी होगा। 86 में आपके 336 यहाँ पर आएगा, 336। 87 जो 87 है सी होगा। 88 का इसे आप लोग देख लीजिए, 88 का बी होगा। 89 का डी होगा। त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करना है। 90 जो उस आकृति की पहचान करे जो पैटर्न को पूरा करती है, तो इसमें डी होगा। उसके बाद मैथ है 10 गो। 91 का बी होगा, 49% होगा। 92 बी होगा। 93 ए होगा। 94 सी होगा। 95 डी होगा। 96 डी। 97 बी। 98 सी। 99 ए। उसके बाद है 100 सी। तो देखिए इसमें 80 प्रश्न का सोल्व तो हमने किया और 20 प्रश्न को सोल्व आप लोगों ने किया। टोटल आपका 100 प्रश्न हो गया। तो 100 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको एक बात हम बताना भी चाहते हैं कि देखिए इसका कट वीडियो नहीं आएगा। इस पार्ट का जो बिहार दरोगा मेंस है इसका कट वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का कमी है।
तो आपको हम सेट बल पूरे ही अपलोड कर देंगे, तो आप लोग को सेट ही देखना होगा, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी हम अलग नहीं कर पाएंगे, आप लोग को पूरा सेट ही देखना होगा, ठीक है। और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सिर्फ जैसे क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हैं या जो अदर इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं उससे आप लोग सहमत हैं। अगर सहमत नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम सिर्फ आंसर ही बोल देंगे, ठीक है। थैंक यू।